Hello students, Namaste. We are studying chapter 4 Chemical Kinetics, 12th class Chemistry. Today's in this video our topic is half-life period and first order reaction. Students, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड इक्वेशंस डिटरमाइन किए थे। उसके बाद हमने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद अब हम यहाँ पर चेक करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ जो वर्ड है, इस वर्ड का ही अगर हम मीन्स निकालें, हाफ मीन्स आधा, लाइफ मीन्स टाइम, यानी कि आधा समय लग रहा हो किसी चीज़ को कंप्लीट होने में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं और रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है उसको हाफ डिकम्पोज होने में जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया? रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन आपने ली है किसी भी रिएक्शन के लिए, उस कंसंट्रेशन का हाफ पार्ट डिकम्पोज हो जाता है जितने टाइम में, वही टाइम उसका हाफ लाइफ पीरियड बोला जाता है। ओके, तो नोट करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड इसको किस तरह से डिफाइन करें? The time required to decompose, the time required to decompose half of the concentration, half of the concentration, किसकी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट की, ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं? देखो, इट इज डिनोटेड बाई टी हाफ। किससे डिनोट करोगे स्टूडेंट्स? टी हाफ से डिनोट करेंगे। ठीक है ना। अब देखो, हम मान लेते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसको हम सपोज करते हैं, मान लिया किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल जो कंसंट्रेशन है उसको ए मान लें। अब उस ए कंसंट्रेशन को हाफ डिकम्पोज कर देंगे तो आप उसका क्या कर दोगे? a/2, यानी कि ए का हाफ हो जाएगा। और उस a/2 को डिकम्पोज होने में जो टाइम लगा है वही क्या हो जाएगा? हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, मान लेते हैं हम, इफ इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज ए, उसको ए मान लिया है हमने। ठीक है ना। अब देन कंसंट्रेशन एट, देन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन चलो इधर लिख देता हूं, देन कंसंट्रेशन एट टी हाफ, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड में
इस कितनी रह जाएगी, ए हाफ, एक ये आधी रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। विल बी वर्ड लगाओ यहाँ, विल बी ए हाफ। तो अब इसके लिए क्या फॉर्मूला हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। टी हाफ इक्वल टू A/2 अपॉन K0। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का नोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, हाफ लाइफ पीरियड, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको एडजस्ट करके लिखो, और टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2 इंटू K0। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है स्टूडेंट्स। क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है। अब देखो इस फॉर्मूले से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो किसी भी रिएक्टेंट की, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, जो हाफ लाइफ पीरियड है वो किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इससे निकलता है ना, समझ आ रहा होगा। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कह सकते हैं ना हम, ठीक है ना, बोल सकते हैं ना भाई। चलो मैं नोट कर देता हूँ, ये लाइन ही तो है। इट मीन्स द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब लिख रहा हूँ मैं, इट मीन्स हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to initial concentration of reactant यानी कि टी हाफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कह सकते हैं ना। ये आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे नोट किया गया है। आप इस तरह से मान सकते हो ना, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर जिस तरह से चेंज हो रही है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ पीरियड के, ठीक है ना। तो छोटे मोटे जो क्वेश्चन है इससे सीधे डायरेक्ट सॉल्व हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं, ये तो आपने निकाल दिया वैसा हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला। अब कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स नोट कर देते हैं आपको, जिससे हमको अगर एग्जाम में सीधे डायरेक्ट पूछा जाए कि राइट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हम फटाफट से कौन से यहाँ पर एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट से नोट करेंगे। नोट करिए। देखो एग्जाम्पल्स नोट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। अगर सीधे डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो फटाफट से हम नोट कर सकते हैं। तो देखो, रिएक्शन ऑफ H2 एंड Cl2 एट सरफेस ऑफ वाटर, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एट सरफेस ऑफ द वाटर। वाटर सरफेस पर क्लोरीन की और हाइड्रोजन की जो रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। वो क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये किसकी प्रेजेंस में होती है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखो H2 प्लस Cl2 HNu ट्वाइस HCl। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ना तो हाइड्रोजन और ना ही
क्लोरीन, दोनों ही गैसेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये रिएक्शन कैसी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है ना। डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फीन, दूसरी रिएक्शन है डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन व गैस का डिसोसिएशन करते हैं तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन गैस हमको ऑब्टेन होती है। तो देखो फॉस्फीन गैस PH3, इसके लिए मॉलिब्डेनम कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं और हाई प्रेशर पर इसका डिसोसिएशन होता है। ठीक है ना, हाई प्रेशर पर। तो इससे आपको क्या ऑब्टेन होने वाला है, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन गैस। तो इसको बैलेंस कीजिए। ये भी रिएक्शन फॉस्फीन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और हम एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया एट द सरफेस ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन की सरफेस पर अगर अमोनिया का डिसोसिएशन किया जाए तो वह हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस में डिसोसिएट होती है। टंगस्टन का सिंबल W होता है और इसका डिसोसिएशन भी हाई प्रेशर पर ही होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर दो, बैलेंस कर देना है आपको। ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों कैसी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर जीरो, और इसका भी ऑर्डर जीरो, और इसका भी ऑर्डर जीरो। तीनों के तीनों कौन से ऑर्डर की रिएक्शन स्टूडेंट्स, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है ना। अगर हमको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि अगर इनमें से कोई भी रिएक्शन जैसे आ भी जाए कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, या फिर ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, या फिर ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, कोई सी भी रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। या तो सीधे रिएक्शन देकर ऑर्डर पूछ ले जाए, या फिर आपको ऑर्डर दे दिया जाए और उसके एग्जाम्पल नोट करवा दे जाए, तो आप डायरेक्ट एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो बड़े ध्यान से चेक करना है बच्चों। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है आपको। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। कोई भी रिएक्शन है, अगर उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट है ना, उनमें से कोई सी एक की कंसंट्रेशन पर। जो रिएक्टेंट हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी रिएक्टेंट हैं, उनमें से किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ आ रही है बात? अर्थात क्या बोल सकते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जो पावर है वो 1 होगी, उस पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं इसकी डेफिनेशन नोट कर रहा हूँ। दोज रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन, दोज रिएक्शन in which rate of reaction is directly proportional to the
कंसेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ, द रेट इज प्रोपोर्शनल, द रेट इज proportional to first power of concentration, first power of concentration of reactant, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के, ठीक है ना। आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको ही क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था वही आपको ध्यान में रखना है, रिएक्टेंट में से किसी एक की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। बाकी की रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो जीरो ली जाएगी, ठीक है ना, और किसी एक की कंसंट्रेशन की जो पावर है वो फर्स्ट आएगी। तो फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। कंसीडर फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले रहा हूँ मैं, जैसे ये कोई रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है ना, और इसी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए हम इसको क्या मान रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देना, देखो जब रिएक्शन में आपने इस रिएक्टेंट को लिया था तो मैं इस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन नोट कर रहा हूं। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए मान ली, इस रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको क्या मान रहा हूं मैं, ए। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियली क्या होगी, जीरो, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की तो क्या होनी है, जीरो ही होनी है, ठीक है ना। अब इस रिएक्टेंट की मैं आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद क्या कंसंट्रेशन है, तो देखो कंसंट्रेशन एट टी टाइम, टी समय पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है। मान लेता हूं मैं इसमें से x मोल्स इस रिएक्टेंट के डिसोसिएट होकर और x मोल बना दिए किसके, प्रोडक्ट के। समझ आ रही है बात। इनिशियल कंसंट्रेशन A थी और टी टाइम के बाद इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हुई, और रिएक्शन स्टार्ट हुई तो इसमें से मान लिया हमने कि x मोल इस रिएक्टेंट के डिसोसिएट हो गए और x मोल बना दिए किसके, प्रोडक्ट के, ठीक है। अब x मोल प्रोडक्ट के यहाँ पर बना दिए, इनकी कंसंट्रेशन किस में ले सकते हो आप, मोल पर लीटर में तो आएगी कंसंट्रेशन, ठीक है ना। क्लियर है ना भाई साहब, यहाँ तक बात।
तो देखो इस रिएक्शन के अनुसार अब हम इसका रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी नोट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ इनिशियल, चलो पहले ये लिख देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू एबव रिएक्शन, इस रिएक्शन के अनुसार, ठीक है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ reactant, initial concentration of reactant A is small a, reactant A की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मानी है, A, ठीक है। इस जगह पर चलो मैं A मोल पर लीटर लिख रहा हूँ मैं, कैसे वो लिख दो। अब यहाँ पर T बराबर 0 है ना, क्योंकि इस जगह पर अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी इस जगह पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए क्या लिखता हूँ, एट T बराबर 0, टाइम कितने के 0। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो टाइम कहीं को आवेगा, टाइम नहीं आएगा ना। तो इस T बराबर 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, A हो गई। अब लिखनी है हमको आफ्टर टी टाइम, कब लिखनी है, आफ्टर टी टाइम। आफ्टर टी टाइम इट, आफ्टर टी टाइम इट रिड्यूस, ये घटता है A माइनस एक्स, इसमें से x मोल पर लीटर इतना पार्ट इसका घट गया, ठीक है ना। इट रिड्यूस A माइनस एक्स मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है ना। A माइनस एक्स मोल पर लीटर रिड्यूस हो गया तो आपको क्या ऑब्टेन हुआ है, x मोल पर लीटर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया है ना। वाइल x मोल, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, वाइल x मोल पर लीटर प्रोडक्ट ऑब्टेन, दिख रही है एक नीचे की लाइन, चेक कर लेते हैं, नहीं दिख रही है ना। चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इस लाइन को, इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों में, क्लियर है ना। यहाँ से दिख रही है, यहाँ लिख रहा हूँ वाइल x मोल पर लीटर प्रोडक्ट ऑब्टेन। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये चेक करना है, जो मैंने नीचे आपके लिए 2 लाइन नोट किए हैं ये बिल्कुल अकॉर्डिंग इसी रिएक्शन के नोट किए हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन A मान ली तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ नहीं है क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, टाइम 0 है। और आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन इसकी घट जाती है, रिड्यूस होगी। x मोल मान लिए हमने यहाँ में थे, रिड्यूस हो गए, तो x मोल किसके ऑब्टेन हो गए, प्रोडक्ट के हो गए। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे नोट किया, अकॉर्डिंग टू एबव रिएक्शन, इस रिएक्शन के अनुसार इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, A, रिएक्टेंट A की जो इनिशियल कंसंट्रेशन वो क्या है, स्मॉल है, ठीक है ना। एट t इक्वल टू 0, टाइम 0 है। आफ्टर टी टाइम इट रिड्यूस, t समय के बाद ये घटती है, घटेगी क्यों, क्योंकि इससे क्या ऑब्टेन होने वाले हैं, आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होने वाले हैं, ठीक है ना। A माइनस एक्स मोल पर लीटर, और x मोल पर लीटर आपको क्या ऑब्टेन हो गया है, प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप मास एक्शन जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, उसके अकॉर्डिंग हमको इसका रेट लिखना है। तो यहाँ नोट करता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन, मास एक्शन का एक लॉ है, उसके अकॉर्डिंग देखो dx अपॉन dt
इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन को किससे डिनोट करें हम, dx अपॉन dt से, ठीक है ना। अब देखो कैसे नोट करेंगे, कंसंट्रेशन कितनी गई है इसकी टी टाइम, कंसंट्रेशन भाई रेट ऑफ रिएक्शन नोट करते हैं तो आप क्या नोट करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन डिक्रीजिंग, यही तो नोट करते हैं। तो डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की माइनस का साइन आएगा कि नहीं आएगा, डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी। समझ आ गई बात, समझ आई कि ना आई, ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है कि, और ये इसको डिक्रीज होने में लगने वाला टाइम है, हते का ना है, ठीक है ना। अरे स्टूडेंट्स है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर रेक्टेंट हमारा ए है यहाँ, हमारे पास रेक्टेंट क्या था ए, तो इसके लिए हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे और नोट कर सकते हैं बताओ, dx अपॉन dt, ये तो कंसंट्रेशन में डिक्रीजिंग दे दी, इक्वल टू क्या हो सकता है, डी कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट ए, चाहे डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट ए, और टाइम टेकन इन डिक्रीजिंग। ये तो कंसंट्रेशन हमने जो फिक्स दे रखी है यहाँ पर रिएक्शन में वो नोट कर दी है, और ये रेक्टेंट के अकॉर्डिंग नोट कर दी है, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों रिएक्शनों को एक साथ लें तो एक साथ लेकर हम इन रिएक्शंस को कैसे नोट कर सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ए माइनस एक्स। इन दोनों रिएक्शन से हम ये नोट कर सकते हैं, ऊपर जो दोनों इक्वेशन आपने नोट किए हैं उनके अकॉर्डिंग ये नोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को क्या करोगे, हटाओ, हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते प्रोपोर्शनल के साइन को, ठीक है ना। तो ये जो रेक्टेंट की कंसंट्रेशन है, किसकी कंसंट्रेशन है, ये रेक्टेंट की, समझ आ रही है, रेक्टेंट की है। या फिर मैं इसको यही ले लूँ, आपको कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही है, ये रिएक्टेंट की डायरेक्ट रिएक्टेंट लियो मैंने यहाँ से उठा के, कोई टेंशन मत लेना इसमें, क्योंकि हमको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज होता है और उसको डिक्रीज होने में लगने वाला जो टाइम होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो हम इसको, इस रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और ये कंसंट्रेशन में डिक्रीजिंग को दिखा रहा है कि कितनी कंसंट्रेशन में से कितनी गई, ये वाला इक्वेशन दिखा रहा है, ठीक है ना। समझ आ रही है ना बात। तो इन दोनों रिएक्शंस को हम इस तरह से नोट कर सकते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो जगह नहीं बचेगी, है ना। इस रिएक्शन, इस इक्वेशन को मैं इस जगह पे लिख रहा हूँ सीधे डायरेक्ट। अब आपको समझ तो आ गया होगा, dx अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ए अपॉन डी टी माइनस, ठीक है ना। इस तरह से नोट कर सकते हैं ना। अब ये अगर इस तरह से नोट हो गया, चलो इक्वल टू ये हो गया। अब भाई साहब मैं इन दोनों इक्वेशन से लिख सकता हूँ dx अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ए माइनस एक्स, ये नोट कर सकते हैं। और इसके बाद प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाएंगे तो dx अपॉन डी टी इक्वल टू k1 डी ए माइनस एक्स। k1 क्या है यहाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। ये जो स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रही है, ये इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, इट इज द डिफरेंशियल
इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। dx अपॉन dt इक्वल टू k1da माइनस एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमने यहाँ पर निकाल ली है तो स्टूडेंट्स अब हमको इसका इंटीग्रेशन इक्वेशन भी निकालना है। तो इंटीग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, इंटीग्रेशन निकालते हैं इसका। हाँ तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था आपका, dx अपॉन dt इक्वल टू k1a माइनस एक्स। यही तो था डिफरेंशियल इक्वेशन आपका। डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपके पास ये है तो इसका आपको क्या निकालना है, अब इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन। इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन लीजिए आप, इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन dt इक्वल टू k1 इक्वल टू क्या होगा, k1 इंटीग्रेशन dt, ठीक है। इसका हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया, सॉरी a माइनस एक्स dx अपॉन a माइनस एक्स k1 इंटीग्रेशन dt, ठीक है ना। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब इसको खोलते हैं, इंटीग्रेशन को खोलते हैं तो देखो किस तरह से खोलेंगे। dx अपॉन a माइनस एक्स, इसके लिए तो आएगा माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू k1, और इंटीग्रेशन dt को जब खोलेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा t प्लस कॉन्स्टेंट आएगा या c। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने ड्राइव किया है। ड्राइव करने के बाद क्या आता है, माइनस ln a माइनस एक्स माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू k1t प्लस c, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो अब देखो इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम a की वैल्यू 0 ले लें और t की वैल्यू 0 ले लें तो c की वैल्यू क्या आएगी ये निकालते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनिशियली t इक्वल टू क्या था, 0 था। इनिशियली t इक्वल टू क्या था, 0 था। और x क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0 थी। क्लियर है ना। अब x की जगह पर आप यहाँ पर 0 रखो और t की जगह पर यहाँ पर 0 रखो। अगर यहाँ 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा पूरा 0 हो जाना है, और यहाँ 0 रखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या रिमेंस है, माइनस ln a, ठीक है ना। तो क्या रिमेंस होगा बताओ, माइनस ln a इक्वल टू c, यही तो बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। अब देखो पुट द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट में c की वैल्यू को पुट करना है आपको यहाँ पर, तो करो पुट। माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू k1t प्लस क्या है, माइनस ln a, ठीक है ना। यही तो है। इसको कैसे नोट कर सकते हो, माइनस ln a माइनस एक्स
इक्वल टू K1T, ये माइनस का हो जाएगा ln A। अब देखो इसको ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं हम, माइनस ln को इधर ले लेते हैं, आ जाएगा इधर ये माइनस ln A आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ट्रांसपोजिशन करके नोट करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो और ln A माइनस ln A माइनस x इक्वल टू K1T। ट्रांसपोजिशन किया है मैंने, ln माइनस ln A को तो इधर ले गया हूँ, ठीक है ना, ये पॉजिटिव आ गया, ये माइनस ln A माइनस x जो कि तो लिख दिया इक्वल टू क्या आ गया, K1T, ठीक है ना। अब देखो चेक करते हैं हम, ये माइनस में ln, इसको मैं ऐसे नोट कर सकता हूँ क्या, ln A अपॉन A माइनस x। देखो चेक करके नोट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। ये माइनस का है तो इसको मैं डिवाइड में ले जाऊं, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, ln को कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो क्या बचा, a माइनस ब्रैकेट a माइनस एक्स। अब माइनस, ये माइनस का है तो इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे आ सकता है ना, इक्वल टू K1T, ठीक है। ln A अपॉन A माइनस एक्स इक्वल टू K1T। अब साहब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस ln को हमको चेंज करना है किसके अंदर, log के अंदर। तो स्टूडेंट्स K1T इक्वल टू 2.303 log A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स। इस तरह से इसको हम कन्वर्ट करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट की। तो क्या नोट करोगे, K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A माइनस एक्स। ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ गई आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है भैया। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये क्या है, लिख दूं मैं नीचे, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, या रेट इक्वेशन लिखूं, रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये क्या आ गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया है। आपको जो भी न्यूमेरिकल्स करने हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है और उसमें आपको इनिशियल कंसंट्रेशन और आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन, A माइनस एक्स क्या है, आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अगर ये कंसंट्रेशन इतनी है और अगर प्रोडक्ट इतना फॉर्म हुआ है तो इस कंसंट्रेशन में से प्रोडक्ट को घटा देंगे तो ये टी टाइम की कंसंट्रेशन आ जाएगी, और टाइम ये रहा आपका, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को आप हेल्प में लेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्या हो गई आपके पास, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेशन इसका लिया है हमने, इस वाले इक्वेशन का, तो इंटीग्रेशन किस तरह से नोट करते हैं हम, ये चेक कर लो आप, dx अपॉन A माइनस एक्स इक्वल टू K1 इंटीग्रेशन dt। और इसको जब हम ड्राइव करके नोट करेंगे तो इस तरह से आएगा, माइनस ln A माइनस एक्स इक्वल टू K1T प्लस C क्या होता है यहाँ, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट होता है। अब देखो इनिशियली जो कंसंट्रेशन, इनिशियली जो टाइम लिया था आपने, यानी कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो T0 टाइम पर क्या थी, टाइम आपके पास T0 था इनिशियली, तो
कंसंट्रेशन देखते हैं, चेक करते हैं किसकी, प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट फर्स्ट में तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही नहीं, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, इसलिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जानी थी, 0 आ जानी थी। ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब सेकंड इक्वेशन से आपको c की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में आपने c की वैल्यू को पुट कर दिया है यहाँ पर, ये नोट कर दिया। ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोजिशन कर लिया है, ये ट्रांसपोजिशन कर लिया। और ट्रांसपोजिशन करने के बाद इस वाले इक्वेशन को ऐसे भी नोट किया जा सकता है। आपको भले मैं और थोड़ा सा बता दूं, देखो ln को तो कॉमन ले लो, आपके पास ln जब कॉमन आ जाएगा तो a माइनस x ये वाली वैल्यूज़ बचेंगी। ठीक है ना। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू और ये पूरी नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको आप ln a माइनस x नोट कर सकते हो। क्लियर है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर a माइनस x नोट कर दिया है इक्वल टू k1t। और आप अब जब ln को हटाकर इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2303 से। ठीक है ना। तो k1t की वैल्यू ये आ गई और आपको निकालना क्या था, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो t का इसमें क्या चला जाएगा, डिवाइड चला जाएगा। और ये हमारे पास फाइनली ऑब्टेन हो गया है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने इंटीग्रेटेड और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों के दोनों डिटरमाइन किए हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर डिटरमाइन किए हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटरवल इक्वेशन डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या डिटरमाइन करना है अपने को, अब इंटरवल इक्वेशन डिटरमाइन करना है। तो स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ इंटरवल इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा लंबा है, बिल्कुल सेम इसी पर डिपेंड करता है, फटाफट से हो जाएगा। ठीक है ना। तो चेक करते हैं, नोट करते हैं कि नहीं करते। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए।